प्रिय भाइयों बहनों, अत्यंत आनंद का विषय है आप सब लोगों से मेरे विचार शेयर करने का भाग्य आज मुझे दिया जा रहा है और मेरे विचार आप लोगों के सम्मुख रखते समय परिचय देते समय पता चला अनेक परिचित बंधु भी हैं, इसलिए उससे बातचीत करते समय जो आनंद अपेक्षित है उसका अनुभव अब मैं कर रहा हूँ। विषय है मुख्यतः कार्यकर्ता। विषय में प्रवेश करने से पूर्व अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है। उस कहावत का अर्थ है दुनिया उसकी है जो काम करता है। दुनिया उसकी है जो काम करता है। अच्छे अच्छे सिद्धांत होंगे, अच्छे अच्छे तत्व होंगे और तत्व देने वाले लोग ज्ञानी होंगे, बुद्धिमान होंगे और उन लोगों के पास पुस्तक साहित्य भी होगा, प्रचार साहित्य भी होगा, तो भी अंतिम विजय उसी को मिलने वाली है जो काम करते हैं। अगर काम नहीं किया, विचार जितना भी ऊंचे स्तर का हो, श्रेष्ठ हो, उस विचार को कार्य में, कार्यक्रम में, मानवीय जीवन में अनुभूत करने के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए किसी भी कार्य की विजय का मर्म कार्यकर्ता है। 1925 से आज तक संपूर्ण भारत में हम सब मिलकर, जितने सारे बंधु मेरे सामने बैठे हैं और मैं भी, हम सब मिलकर बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन संभवतः अपने भारत के इतिहास में इस स्तर का आंदोलन प्रथम है। इतिहास देखते समय इसके पूर्व इसी प्रकार का आंदोलन पूज्य शंकराचार्य द्वारा हुआ। उन्होंने भारत में एक पुनरुत्थान प्रारंभ किया और उनके साथी बहुत बहुत अधिक शिष्य है। उन्होंने भी यही सिद्ध किया, दुनिया उसकी है जो काम करता है। इसलिए हम सारे अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। विश्व हिंदू परिषद के हैं, सीमा मंच के हैं, और जो परिचय दिया, भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र में हम सब काम कर रहे हैं। हम काम करने वाले कार्यकर्ता है और सब लोगों का लक्ष्य एक ही है, अपने इस चिर पुरातन राष्ट्र का परम वैभव। उसके कार्यकर्ता हम है। क्षेत्र का नाम कौन सा भी हो, अपना लक्ष्य एक है, राष्ट्र का परम वैभव और अपने समाज की संपूर्ण अभिवृद्धि अथवा समृद्धि, ये अपना लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए जो गुण चाहिए, वो गुण हमें चाहिए, वो कार्यकर्ता के ऊपर ही निर्भर है। और इस प्रकार के जो समान गुण अपने पूरे आंदोलन के लिए आवश्यक है, उन गुणों के बारे में ही मैं आज कहने वाला हूं। सर्वसामान्य गुण, इसलिए किसी एक विशिष्ट संगठन के कार्यकर्ता का विशेष गुण
उसका उल्लेख मैं आज नहीं करने वाला हूं, परंतु ये अपने भारत का एक आंदोलन, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के वैभव के लिए जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उस आंदोलन का सामान्य कार्यकर्ता किन किन गुणों से संपन्न होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। सर्वप्रथम यह आवश्यक है, अपना अपना क्षेत्र, उसकी विशेषता क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। कारण अपने आंदोलन इतनी विविधता से पूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भारतीय मजदूर संघ कितने कितने प्रकार के संगठन काम करते हैं। सभी का क्षेत्र अलग अलग प्रकार का है, वहाँ की चुनौतियां अलग है, वहाँ का स्वभाव अलग है और वहाँ की मांगे भी अलग है, परंतु एक ही लक्ष्य से इस प्रकार के अलग अलग संगठन में हमें काम करना है। तो ये कार्यकर्ता के सामान्य गुण कौन सा है? तो सर्वप्रथम गुण है अपना अपना क्षेत्र, उसका अध्ययन हमें करना है। उसका केवल एक ही उदाहरण, सब लोगों का, सब संगठनों का उदाहरण मैं दे नहीं सकता। सीमा जागरण मंच, तो सीमा जागरण मंच का क्षेत्र सीमा है, सागरी सीमाएं हैं, पहाड़ी सीमाएं हैं। तो दो प्रकार की सीमाएं हैं अपने भारत में। सागरी सीमा की समस्याएं अलग अलग होंगी, वहां के लोगों का रीत रिवाज अलग अलग होगा, वहां की जो भूमि है रेती वाली भूमि होगी, और रेती वाले जहाँ रहते हैं उनकी समस्या अलग अलग होगी। तो सीमा जागरण मंच में भी एक ही प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी, पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या अलग अलग होंगी। तो ये अलग। उसी प्रकार सीमा जागरण करते समय सागर द्वारा जो तस्करी चलेगी, सागर द्वारा जो तस्करी चलेगी, उसका अध्ययन सीमा वालों को करना चाहिए। उसका स्वभाव क्या है, कैसा है, नौका द्वारा, नाव द्वारा, बड़े बड़े जहाज द्वारा वे आएंगे। तो सीमा, सागरी सीमा में जो तस्करी चलती है, वो तस्करी का स्वभाव, और पहाड़ी इलाके में सो तस्करी चलकर घुसपैठ हो जाते हैं, उसका स्वभाव अलग है। तो सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को भी सागरी कार्यकर्ता, पहाड़ी कार्यकर्ता, इनको अलग 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 बैठकर सोचना चाहिए। इस प्रकार अपने संपूर्ण आंदोलन में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने क्षेत्र का बारे में विशद जानकारी आवश्यक है। उसका अध्ययन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, अनुसंधान भी करना चाहिए, और हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हम हो, ये हमें सर्वप्रथम चाहिए। अगर हम अपना क्षेत्र नहीं जानते हैं, तब क्या करने वाले हैं हम, कार्य कहाँ करना हमको, ये क्षेत्र की जानकारी हमको चाहिए। ये सर्वप्रथम की आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है, ये अगर ध्यान नहीं दिया, अनजान हम प्रादेशिक बन जाएंगे, प्रादेशिक बन जाएंगे। उदाहरण के नाते मैं मजदूर संघ का उदाहरण, मजदूरों की भलाई के लिए काम करते 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 अगर राष्ट्रीयता हम भूल जाते हैं और केवल मजदूर की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब शायद अनजान हम कम्युनिस्ट जैसा बन जाएंगे। हमारा जो मूलभूत दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार अभी विश्व हिंदू परिषद का मुख्य काम धार्मिक क्षेत्र प्लस सामाजिक क्षेत्र है। उसके बारे में सोचते समय अगर राष्ट्रीय आयाम भूल गया और केवल धार्मिक आधार पर जोर दिया, उस समय
उसके कार्यकर्ता भी अनजान संकुचित हो जाएंगे। उनको भी ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए। संक्षेप में, क्षेत्र कौन सा भी हो, उस क्षेत्र की विशद जानकारी हमें होनी चाहिए। उसी समय उसका व्यापक कैनवस, उसकी व्यापक पार्श्वभूमि के नाते राष्ट्रीयता कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमको चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हमको चाहिए। तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपना अपना क्षेत्र पर जोर देना, इसको पूजनीय अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहा करते थे, हमको बाईफोकल होना चाहिए। ये 40 के ऊपर जो चश्मा लगाते हैं, उनके जो चश्मा की लेंस है उसके दो फोकस रहते हैं, दूर देखना, निकट देखना। दो प्रकार का फोकस रहता है। ये दो प्रकार की कांचें, देखते समय शायद एक ही कांच इस प्रकार लगेगा हमको, परंतु निकट पढ़ने के लिए जो कांच है उसका फोकस अलग, और दूर देखने के लिए जो कांच है उसका फोकस अलग। जो दो फोकस वाली जो कांच है उसको कहते हैं बाईफोकल। अपना दृष्टिकोण बाईफोकल चाहिए। अपने क्षेत्र के बारे में भी दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, और बुनियादी दृष्टिकोण जो राष्ट्रीय है वो भी एकदम ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार के दो दृष्टिकोण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण व्यापक और आधारभूत, और विशेष दृष्टिकोण और फोकस्ड एकाग्र दृष्टिकोण अपने क्षेत्र में, ये हमें विकसित करना चाहिए। तभी हम सफल कार्यकर्ता बन जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते समय, उसके बाद कौन सा दृष्टि, ये अपने बारे में हम समाज में काम करते हैं। जब समाज में काम करते हैं वो सबके लिए समान है। भारतीय मजदूर संघ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सभी प्रकार के सबके लिए समान है। वो क्या है, जब हम एक कार्य क्षेत्र में हम जाते हैं वहां हमें समरस होना चाहिए। समरस, हम संघ में आजकल समरसता की बात करते हैं, वो समरसता अलग, वो समाज की समरसता है। परंतु अभी आप लोगों से बातचीत करते समय मेरा मुद्दा सामाजिक समरसता नहीं, जो यद्यपि वो आवश्यक है। मेरा बिंदु है किस प्रकार कार्यकर्ता अपने कार्यकर क्षेत्र से और कार्य क्षेत्र में रहने वाले समाज से समरस होते हैं। इसलिए उस समाज से हम अलग है, हमसे वे अलग है, उनके सुधार करने के लिए मानो मैं स्वर्ग से उतर आया हूं, इस प्रकार का अहंकार समेत दृष्टिकोण हमारे लिए शोभा नहीं देगा। उनमें एक है हम, और उन्हीं के साथ हमें काम करना है। समरस होना चाहिए। अगर अपने दृष्टिकोण से उनमें हम थोड़ी कमी देखते हैं, उसका उल्लेख पब्लिक में नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। तो जिस समाज में हम काम करते हैं उस समाज से अलग नहीं, उस समाज से समरस होना चाहिए। ये अपने संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं का स्वभाव है प्रारंभ से। संघ का संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार है, उन्हीं के समय से आज तक यही है अपना गुण। अभी अपने असम में बहुत अधिक पुराने प्रचारक भी आए हैं। अपने मधुकर लिमये, जन्म से वे महाराष्ट्र के हैं, वे असम में आए, समरस हो गए। बहुत अधिक उदाहरण आप सब जो जानते हैं। उसी प्रकार शशि चौथाई वाले नागपुर वाले हैं, वे आए वहां,
समरस हो गए। उन्होंने अपने अनुभवों की किताब लिखी है, आपने वो किताब पढ़ी होगी। किस प्रकार ये स्वयंसेवक जो असम के बाहर से आए और समरस हुए, ये उदाहरण हमारे सन्मुख है। उसी प्रकार कश्मीर से कश्मीरी स्वयंसेवक केरल में आया, यहाँ काम किया, और काम करते 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 जब दूसरे लोगों ने उनको देखा, उन्होंने सोचा ये भी केरल के आदमी है। इसको कहते हैं कार्यकर्ता अपने अपने कार्य क्षेत्र में समरस हो, उस प्रकार समरस होना। इसलिए अपना दृष्टिकोण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल आई, जिसको हम कहते हैं, वो क्रिटिकल आई हम जैसे कार्यकर्ताओं को शोभा देने वाला नहीं। तो क्रिटिकल है जिसको दोष देखते हैं, तो उनकी कमी देखते हैं, परंतु हम उसमें एक है, इसलिए समरस होना, इस प्रकार का कार्यकर्ता हमें होना चाहिए। तो ये कार्यकर्ता अपने अपने कार्य क्षेत्र से समर्पित हो, समरस हो, ये होना चाहिए। और इस प्रकार जब हम काम करते हैं, उसमें दूसरा एक विशेष गुण उस प्रकार के अपने व्यवहार से, बर्ताव से विकसित होता है, अपने आप विकसित होता है। उसके लिए हमें विशेषता कुछ नहीं करना पड़ता है, परंतु जब हम ईमानदारी से, प्रामाणिकता से समरस होते हैं, तब हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। उसको अंग्रेजी में क्रेडिबिलिटी कहते हैं, हम विश्वासार्हता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं, विश्वास योग्यता कह सकते हैं। यानी हम पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास योग्यता वही सही शब्द है, विश्वासार्हता वही भी शब्द है, विश्वसनीयता वही शब्द है। बंगाली में, असमिया में आप क्या कहते मैं नहीं जानता, परंतु संस्कृत शब्द मैंने इसलिए बताया, वो समझ में आता पूरे भारत का। तो अपने बारे में ये विश्वसनीयता हमको ये होनी चाहिए। ये आदमी ईमानदार है और जैसा वो कहता है वैसा करेगा, उस प्रकार हम भरोसा रख सकते हैं, उस पर हम विश्वास रखते हैं। और उसको एक काम बताया और उन्होंने मान लिया, जरूर वो काम करेगा। इस प्रकार ईमानदारी से युक्त सत्यसंध आदमी है, और उसमें कोई कापट्य नहीं, कपटता नहीं, इस प्रकार का आदमी है, अथवा महिला होती है, कार्यकर्त्री है। इस प्रकार अपने बारे में विश्वासार्हता जहां जहां हम गए संपूर्ण समाज को चाहिए। वो केवल अपने कार्यकर्ताओं के चाहिए ऐसा नहीं, संपूर्ण समाज को चाहिए। और उसमें विश्वसनीयता में क्या क्या आता है? सर्वप्रथम अपना व्यवहार। आज समाज में अच्छा आदमी कौन है? समाज की एक सामान्य धारणा है, अच्छा आदमी सच बोलेगा, व्यवहार में सच्चाई होगी, 420 की बात नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, और कृत्रिम जीवन उनका नहीं, अंतर्बाह्य शुचिता है। और हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। भगवान की कृपा से 1925 से जब अपना आंदोलन, जिसको आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आधारित कार्यशैली कहते हैं, परंतु उस समय के कार्यकर्ताओं पर जो भरोसा और विश्वसनीयता समाज को थी, वही सबसे बड़ी पूंजी थी हमारी, सबसे बड़ा कैपिटल वही था हमारा। अभी मैं आप लोगों के सम्मुख मेरा एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। केरल, मेरे भी क्लासमेट्स बहुत लोग साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है,
और बहुत अच्छा दोस्त, आज भी वो दोस्त है। और कार्यालय में भी 2-3 महीने पूर्व यहाँ आया था, मुझसे मिलने के लिए आया था। हम अपने कमरे में बैठकर लगभग 40-45 मिनट हमने गपशप की। परंतु वो मजहब से ईसाई है, परंतु ईसाई मजहब पर विश्वास नहीं, नास्तिक है कम्युनिस्ट होने के कारण। और यहाँ जब एलडीएफ सरकार थी पुरानी, एलडीएफ का जो संयोजक, एलडीएफ का कन्वीनर था, स्टेट कन्वीनर, स्टेट लीडर था, मेरी ही उम्र वाला है ना, वो आया था। तो बातचीत करते समय उन्होंने, हम कभी भी कम्युनिज्म के बारे में मैं और संघ के बारे में वो, हम कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, परंतु वो जानता है वो कहाँ है और मैं कहाँ हूं, मैं जानता हूं मैं कहाँ हूं और वो कहाँ है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। परंतु उन्होंने एक बात मुझे बताई, वो हरि जी, हमने आपके जो आरएसएस का काम है उसके बारे में एनालाइज किया है। तब मैंने हंसकर पूछा, क्या एनालाइज किया आपने? तब आप जहां जहां जाते हैं संघ वाले, वहां शाखा शुरू करना संभव होता है आप लोगों को। हमने जब देखा आप संघ की बात जाते ही नहीं करते हैं, देखिए वो मुझे कहता है, हम सब बैठे हैं जो अनुभवी कार्यकर्ता, वो ये बात मानेंगे उनकी। जब आप लोग एक नए स्थान पर जाते हैं, वहां आरएसएस की बात अधिक नहीं करते हैं, परंतु बच्चों से दोस्ती करते हैं, घरों से संपर्क करते हैं। और वो कहते हैं आपके कैरेक्टर के कारण, आपके चरित्र के कारण आपका प्रभाव उनके हृदय पर होता है। आप सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, व्यवहार अच्छा है, इस व्यवहार से आपका हृदय पर आप हावी हो जाते हैं। उसके बाद आप संघ प्रारंभ करते हैं। यह हमने देखा सीखा, इसलिए 1956 से, वो मुझे कहता है 1956 से 1956 से हमने भी निर्णय लिया, अपना एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता दारू शराब नहीं पिएगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। जिस प्रकार ये आरएसएस वाले उनके चरित्र के कारण उनका प्रभाव समाज पर करते हैं, उसी प्रकार हमको भी प्रभावी अपने रीत रिवाज से, चरित्र से होना चाहिए। इसलिए मैं 56 तक स्मोकर था, 56 मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। वो कहता है मुझसे, एक्चुअली वो ठीक है ना, हमारी विश्वसनीयता का आधार क्या है? अपना चरित्र है, अपना चरित्र। जब हम घर में जाते हैं, वहां बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हम बरामदा पर बैठकर बातचीत करते होंगे और सुनने वाले अपने दोस्त होंगे, शायद वे पुरुष होंगे। और जब हम जवानी में थे, तब जवानी हमारे सामने बैठेंगी, एक युवती कन्या अपने बीच में आकर नहीं बैठेगी उनकी आयु के कारण, परंतु वे सारे घर के अंदर बैठकर हम कौन सी बात करते हैं वे सुनते हैं। हम अगर गंदी बातें करते हैं, तब अपने बारे में उनकी धारणा क्या होगी? हम मजाक में बहुत अधिक बोलते होंगे, हंसते होंगे, परंतु उसका सब एक ऊंचा स्तर रहता है। इसलिए माता सोचती है मेरा लड़का भाग्यवान है, उनके दोस्त सारे अच्छे हैं। उसी प्रकार एक नव परिणीता वो सोचेगी मेरा पतिदेव कितना भाग्यशाली है, उतने दोस्त, ये सारे दोस्त गंदे नहीं, बुरे नहीं, शराबी नहीं। और इस प्रकार के जो मित्र मंडल में मेरा पति का जाना, वो मेरा ही पूर्व जन्म भाग्य है, वो महिला भी सोचेगी।
यह अपनी पूंजी है। तो ये पूंजी, इसका अर्थ है अपनी विश्वसनीयता का व्यापक अर्थ इस प्रकार है। तो ये हमको सिद्ध कैसे करना? ये संपर्क से, व्यवहार से करना होगा। वो केवल भाषण से नहीं होता, केवल संघ के बौद्धिक से नहीं होता। वो घर घर में जाकर वहां बैठते हैं, वहां खाते हैं, पीते हैं हम, तो हमारे व्यवहार के कारण ये आदमी ईमानदार है, सच्चा आदमी है। इस प्रकार का एक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इम्प्रेशन। उसको, हमारे बारे में जो धारणा है, वो धारणा हमको अपने व्यवहार से सिद्ध करना चाहिए। वो स्लो है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, एक दिन से नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब हम एकदम रहते हैं तो ये होता है। संस्कृत में एक सुभाषित, एक पंक्ति है, पर्वताः दूरतः रम्याः। पर्वत दूर से रम्य दिखते हैं, मनोहर दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं पर्वत दूर से। कवि उसका गायन करता है, कितना सुंदर है पर्वत करके, परंतु पर्वत के निकट जाओ तब कितना पथरीला है, और फिर पैर फिसता है शिला से, और अंदर जाना कठिन है। अंदर गया तो जंगली जानवर है। उस समय पर्वत रम्य है क्या? और उस समय पर्वत बहुत खतरनाक है। तो परंतु दूर से पर्वताः रम्याः कहते हैं। उसी प्रकार ये बड़े बड़े लोग दूर से रम्य दिखते हैं, ये अपने कार्यकर्ता का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। पर्वताः दूरतः रम्याः, उसी प्रकार निकटतः रम्या हमको चाहिए। अत्यंत निकट से भी हम सुंदर हो, रम्य हो, स्वीकार्य हो, ये हमको चाहिए। ये विशेष गुण ये संघ ने हमको सिखाया, परम पूज्य गुरु जी ने हमको दिखाया, सिखाया। ये गुण हमारी यानी धरोहर है। इन गुणों से हमें संपन्न होना चाहिए। इन गुणों से अगर हम जाते हैं, तो अगर किसी ने आपको नरक में भेजा, भाइयों, हमारे अच्छे चरित्र के कारण वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। यो इतनी अच्छाई अपने कार्यकर्ताओं में वो होना चाहिए। और उसके साथ उसी में, उसी से जुड़ा हुआ और एक गुण है समर्पण। ये गुण, इसको अंग्रेजी में डेडिकेशन कहा है, ये समर्पण। अभी ये समर्पण कहते समय आप सब लोग कार्यकर्ता होने के कारण थोड़ी गहराई में जाना चाहता हूं। वो गहराई क्या है? अंग्रेजी में एक शब्द है कमिटमेंट, जिसको हम हिंदी में प्रतिबद्धता कहते हैं। असमिया भाषा में, बंगाली भाषा में आप क्या कहते हैं भाइयों, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं संस्कृत शब्द बोलता हूं। वो संस्कृत शब्द शायद आप समझते होंगे। संस्कृत में कमिटमेंट को प्रतिबद्धता कहते हैं। शायद आप भी वही शब्द कहते हैं क्या? असमिया में और बंगाली में वही शब्द कहते होंगे। हाँ, प्रतिबद्धता, उसको हम अंग्रेजी में कमिटमेंट कहते हैं। परंतु समर्पण को हम डेडिकेशन कहते हैं। और लोग, हम जैसे कार्यकर्ता नहीं, अन्य लोग दोनों को एक मानते हैं। भाइयों, ये दोनों गुण है, अच्छे गुण है, परंतु दोनों अलग अलग है। प्रतिबद्धता समर्पण नहीं, समर्पण प्रतिबद्धता नहीं। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। और प्रतिबद्धता क्या है, उसमें अच्छे गुण क्या है? जो आदमी प्रतिबद्ध है, जो आदमी कमिटेड है, वो भी सच्चाई का आदमी होगा,
वो भी ईमानदार होगा, वो भी काम करने वाला होगा, काम चुराने वाला नहीं होगा, कर्मरत होगा। अगर उन्होंने 10,000 तनख्वाह ली तो 10,000 के लिए ईमानदारी से काम करने वाला होगा। तो इस प्रकार वो अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट है, ईमानदार आदमी, प्रामाणिक है, परंतु वो डेडिकेशन वाला नहीं, वो कमिटेड वाला है। तो क्या होता है, मानो उसको एक बहुत अच्छी कंपनी में, अंबानी की कंपनी में उनको काम मिल गया। अंबानी उनको तनख्वाह देता है, वो काम करता है, और काम उनका देखकर उसका जो मालिक है वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, संतृप्त है, और उसको कभी कभी बोनस भी देता होगा। तो सब पॉजिटिव बातें हैं, परंतु वो सोचता है अपने भविष्य के बारे में। 3 लड़कियां हैं, वो बड़ी हो जाने के बाद उनकी शादी आ जाएगी, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, अभी उसका डिपॉजिट सब करना पड़ेगा। उस समय विचार आया, अगर इन्फोसिस ने उनको काम दिया तो यहां से भी 1.5 गुना उनको तनख्वाह मिलेगी। तो वो क्या करता है, अप्लाई करता है ईमानदारी से। अगर उनको सिलेक्शन मिल गया तब ये अंबानी के पास जाकर कॉन्डक्ट गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेता है। ये आदमी ईमानदार था, कभी उन्होंने चुराई नहीं की, विश्वासार्ह है, इसलिए भविष्य में जहां जहां वो जाएगा मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं करके सर्टिफिकेट देता है। और वो सर्टिफिकेट देकर इन्फोसिस में जाकर दिखाता है, वो वहां काम करता है। उस दिन से उनकी प्रतिबद्धता वहां स्विच्ड, यहां से स्विच्ड ऑफ और वहां स्विच्ड ऑन हो गई। प्रतिबद्धता बदल गई, एक स्थान से प्रतिबद्धता बदल गई। तो प्रतिबद्धता अच्छा गुण है, अच्छा गुण है, परंतु वो बदल सकता है। ये समर्पण इस प्रकार बदलने वाली चीज है क्या? समर्पण भाइयों कभी नहीं बदलता है। वो समर्पण यानी अनकंडीशनल है, अनरिजर्वेड है, अनपेक्षित है, बिल्कुल अपेक्षा नहीं। देना देना देना, लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं, हमेशा उस ओर देते जाना देते जाना देते जाना। जिस प्रकार एक मोमबत्ती जलते 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 स्वयं नाश की ओर संतुष्टिता से, संतृप्तता से वो जाती है, स्वयं नाश वो जानती है, परंतु उसमें परम आनंद लेती है और अपना नाश देखकर उस नाश की ओर हंसते हंसते चलती है मोमबत्ती। इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं। ये प्रतिबद्धता से कितना उन्नत गुण है, आप देखिए। और आप स्वयं सोचिए और उत्तर देते जाइए। हम जैसे स्वयं सेवकों को आवश्यक प्रतिबद्धता है कि समर्पण है? हम जैसे लोगों को समर्पण चाहिए। और एक गुण है वो समर्पण। समर्पण इसकी परीक्षा कब होती है? समर्पण की परीक्षा जब कठिनाई आती है तब होती है। समर्पण की परीक्षा संकट काल में होता है, जाने जब भविष्य अच्छा है, सुंदर है, तब वो परीक्षा नहीं होती है। इसलिए पेड़ का उदाहरण देते हैं। पेड़ फलता है और फूलता है, फूलने के 1-2 महीने के बाद फलता है। आम का पेड़, कटहल का पेड़, आम बहुत अधिक फूल हम देखते हैं, कटहल असम के कहो केरल के हो उतना फूल उसमें नहीं, परंतु फलता है।
परंतु फैलता है। तो इस प्रकार जब पेट फैलता है, फूलता है, फलता है, तब बहुत अधिक चिड़िया आकर बैठती है। बहुत भिन्न 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 प्रकार की चिड़िया आकर बैठेगी, फल खाएगी, फल सब जाएगी। बाद में जाड़ आता है, उसके पन्ने सब जड़ जाते हैं। आज जड़ जाने के कारण वो एक भूत प्रेत जैसा, एक भी पत्ता बिना, पन्ना बिना पेड़ वहां रहता है। तब उस समय कोई चिड़िया वहां आती है क्या? नहीं आएगी। कारण जब तक फल है, जब तक फूल है, उसका फायदा उठाना, उससे अपना काम चलाना, उस समय इस प्रकार की पक्षी वो सब आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, जाएंगे। परंतु जब इस प्रकार वसंत आ जाएगा, उसी प्रकार शिशिर भी आ जाएगा, उसी प्रकार ये जाड़ा भी आ जाएगा। उस समय भी पेड़ के नीचे इस प्रकार अपने सिर पर हाथ रखकर कौन बैठता रहेगा? उस पेड़ का मालिक बैठेगा। छाया का अनुभव पाकर सुख लेने के लिए पथिक आएगा। जब तक फैला है पेड़ पर, जब पत्ते सारे जब जाड़ेंगे, तब उसके नीचे पथिक नहीं बैठेगा। उस धूप में बैठकर ऊपर देकर अब कब ये वसंत आ जाएगा, इस प्रकार सोचने वाला आदमी, तब तक उसमें खाद डालना है क्या, कौन सी शुश्रूषा करनी चाहिए पेड़ की, उस प्रकार सोचने वाला आदमी वो धूप में भी बैठेगा, वर्षा में भी बैठेगा और जाड़े में भी बैठेगा। उस प्रकार बैठने वाला कौन होगा? उस पेड़ के लिए जो समर्पित आदमी है वो बैठेगा। तो कठिनाई के काल में तो भी जब उनकी जो प्रतिबद्धता बनाए रहेगी, विपत्ति काल हो, संपत्ति काल हो, प्रतिबद्धता एक ही रहेगी, चढ़ाव नहीं, उतार नहीं, उसको कहते हैं समर्पण। वो समर्पण अभी संघ की दृष्टि से आपातकाल आ गया, तब रेसिग्नेशन देकर गए। अभी फायदा क्या है? हमको भी जेल में जाना पड़ेगा, छोड़ दिया संघ को। वो अच्छा काम किया, अच्छे दिनों में वे प्रतिबद्धित कार्यकर्ता है, और हमको चाहिए प्रतिबद्धित कार्यकर्ता नहीं, यद्यपि वे अच्छे हैं, परंतु हमको चाहिए समर्पित कार्यकर्ता। और समर्पण किस प्रकार? काया मनसा वाचा समर्पण। शरीर से, वाणी से, मन से, और जितना सारा हमारा है सबसे हमारा समर्पण। वो समर्पित कार्यकर्ता जितने अधिक जिस संगठन के पास है, उतना अधिक प्रबल प्रभावी वो संगठन होगा। तो अपना संपूर्ण अपने ये आंदोलन में हम जैसे कार्यकर्ताओं को ध्यान हमेशा समर्पित कार्यकर्ताओं का सर्जन हो, समर्पित कार्यकर्ताओं की सृष्टि हो, इस पर होना चाहिए। तो अभी उस मुद्दे में हम जाएंगे, अर्थात कार्यकर्ता काम करते समय वो स्वयं कार्य करेगा, समर्पित कार्यकर्ता है, साथ ही साथ अपने जैसा दूसरा, तीसरा, चौथा कार्यकर्ता उसका निर्माण भी करेगा। ये कार्यकर्ता का समर्पण के बाद जो गुण है वो है ये। अभी ये गृहस्थ अथवा गृहस्था शादी हो गई, शादी होने के बाद 1-2 साल तक अपेक्षा की, प्रतीक्षा की, मानो महिला पाँव भरी नहीं होती, गर्भवती नहीं होती, तब ये दादा अथवा नाना, दादी, नानी वो चिंतित हो जाती है। अरे 2 साल हुए, विशेष कोई विकास नहीं ये महिला में, क्या बात है? तब कंसल्टेशन शुरू होता है, गायनेकोलॉजिस्ट को देखकर चिंता होती है। अर्थात
शादी करते समय केवल दाम्पत्य सुख की अपेक्षा नहीं, दाम्पत्य के कारण सृष्टि भी होनी चाहिए, ये अपेक्षा है। इसलिए वो जो दंपति 3 साल 4 साल निस्संतान होती है, तब पूरा परिवार, पूरा कुटुंब चिंतित होता है। क्यों? अपने जैसा लड़का लड़की, उसकी सृष्टि जब नहीं होती है तब चिंतित होते हैं। वही दृष्टिकोण कार्यकर्ता का। एक कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता का निर्माण करना चाहिए। अपने जैसा कार्यकर्ता का निर्माण जब तक नहीं होता, उसका अर्थ क्या होता है? जब तक आप वहां होंगे तब तक ये कार्य चलता रहेगा। अगर आप यहां से गए, आपके पीछे कार्य भी चलेगा। ये कार्य का अच्छा लक्षण है क्या? जब हमारे जाने के बाद भी, जब हम थे, जिस प्रकार कार्य हुआ उस समय, उसी प्रकार हमारे जाने के बाद भी, केवल उसी प्रकार नहीं, उससे भी अच्छी प्रकार जब ये काम चलता है तभी मेरे को आनंद मिलेगा। अभी परम पूजनीय डॉक्टर साहब 15 साल के बाद दुनिया से चल गए। 1940 में वे गए, परंतु परम पूजनीय डॉक्टर साहब की उपलब्धि क्या थी? परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने अनेक लोगों में, जिनके हृदय के अंदर केशव का छोटा रूप था, उस प्रकार अनेक केशवों का सर्जन किया, अनेक डॉक्टर हेडगेवारों की सृष्टि की, और वे सारे कन्याकुमारी से हिमाचल प्रदेश तक, और उसी प्रकार सोमनाथ से जगन्नाथ तक वे सारे फैल गए। और जिस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में संघ का काम प्रारंभ किया, उसी प्रकार ये छोटे छोटे डॉक्टर हेडगेवारों ने अपने अपने स्थान पर काम प्रारंभ किया। अर्थात डॉक्टर जी के निधन के बाद, डॉक्टर जी के अभाव में, डॉक्टर जी जैसे अनेक स्वयंसेवकों की सृष्टि हुई। इसके कारण ये संघ का आंदोलन बढ़ गया। उसी प्रकार जहां जहां हम काम करते हैं, कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता का निर्माण करना चाहिए। अभी अभी इस बिंदु पर आते समय मैं 2 शब्द आप लोगों से कहने वाला हूं। एक है सृष्टि, दूसरा है निर्माण। अनजान हम गलती से निर्माण को सृष्टि हम कहते हैं। ये निर्माण अलग है, सृष्टि अलग है। सृष्टि को हम अंग्रेजी में क्रिएशन कहते हैं, निर्माण को हम अंग्रेजी में प्रोडक्शन अथवा कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्रिएशन अलग है, प्रोडक्शन अलग है। क्रिएशन का गुण क्या है? क्रिएशन दूसरा क्रिएशन कर सकता है। सृष्टि से दूसरी सृष्टि उत्पन्न होगी, परंतु निर्माण से दूसरा निर्माण नहीं उत्पन्न होगा। ये मैं अच्छा उदाहरण दे दूंगा आपको। आजकल कंप्यूटर सब आया है। कंप्यूटर कितना कितना काम करता है, हम जैसे लोगों को अचिंत्य, उतना अधिक काम करता है कंप्यूटर। इसलिए एक बहुत अच्छा बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान एक विद्वान है, तो आज शैली में कहते हैं, अरे वो एक कंप्यूटर है। आदमी को कंप्यूटर इस प्रकार कहते हैं, आदमी को, तो आदमी को हम कंप्यूटर कहते हैं। अब जो हमारे सामने जो मशीन कंप्यूटर ही है, दोनों में फर्क क्या है? आदमी को हमने कंप्यूटर बताया, वो सृष्टि कारक है। आदमी अपने जैसा दूसरे आदमी को, पुरुष और स्त्री को, वो पैदा कर सकता है। सृष्टि वाला मनुष्य दूसरे मनुष्य रूपी जीवी को सृष्टि कर सकता है।
परंतु कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो, माइनर कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर उसी प्रकार दूसरे कंप्यूटर का सृजन कर सकता है क्या भाई? कंप्यूटर कितना भी बड़ा हो, अपने जैसा दूसरा कंप्यूटर वो नहीं बना सकता। अभी अपने संघ स्थान पर स्वयंसेवक आते हैं, वे अपने स्वयंसेवक अपने जैसे स्वयंसेवकों को शाखा में लाकर बना सकता है, सृष्टि होती है। परंतु अपने ही स्वयंसेवकों ने विद्यालय प्रारंभ किया है और बहुत बड़ा विद्यालय का मकान इमारत बना दी उन्होंने। वो बहुत बड़ी जो इमारत, अपने जैसी इमारत खड़ी कर सकती है क्या इमारत? स्वयंसेवक दूसरे स्वयंसेवक को बना सकता है, परंतु इमारत दूसरी इमारत को नहीं बना सकती। तो ये कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन, ये फर्क हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ता क्रिएटर है, सृष्टिकारक है, वो केवल निर्माण करता नहीं। सुतार, शिल्पी, मूर्तिकार वो मूर्ति बना सकता है, परंतु जिस मूर्ति को उन्होंने बना दी वो मूर्ति अपने जैसा मूर्ति नहीं बनाती। तो सृष्टिकार मूर्ति बना सकता है, परंतु मूर्ति दूसरी मूर्ति को नहीं बना सकती। अपना स्वयं सेवक ये कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता में इस प्रकार का प्रतिसृष्टि का गुण चाहिए। अपने जैसे आदमियों को बुलाना करना ये हमको चाहिए। हम जैसे आदमी, यानी हम जब काम करते करते समय जो संघ के बारे में जो काम करने की स्फूर्ति मुझ में है, जो लगन मुझ में है, जो गर्मी मुझ में है, जो तान मुझ में है, वही तान, वही लगन, वही स्फूर्ति दूसरों में हम संक्रमित कर सकते हैं क्या? ये कार्यकर्ता की विशेषता है। इस प्रकार के कार्यकर्ता हमको ये चाहिए। और साथ ही साथ और एक गुण है, वह क्या है? सदा कर्मरत। सदा कर्मरत, हमेशा काम करते रहना। उसके लिए अपने संस्कृत के कवि सूर्य भगवान का उदाहरण देते हैं। और सूर्य भगवान वह उनके पास उपलब्धियां कम है। एक श्लोक में नहीं बताता हूं, परंतु सूर्य भगवान का रथ है, उस रथ का चक्र एक ही है। चक्र एक है सूर्य का। सभी रथ के कम से कम 2 चक्र चाहिए अथवा 4 पहिए चाहिए, परंतु सूर्य रथ के लिए चक्र एक है। तो बैलेंस कैसे मिलेगा सोचिए। और उस रथ को चलाने वाला सारथी चाहिए, वो अरुण है। अरुण को ये अपने कमर के नीचे दोनों पैर नहीं, केवल ऊपर का शरीर है अरुण का, तो बिना पैर वाला है ये उसका सारथी। और रथ के लिए 6 घोड़े चाहिए, 7 घोड़े चाहिए उनके। और ये 7 घोड़े, घोड़े के लिए दौड़ने के लिए धरती चाहिए, ये हवा है। तो पैर रखने के लिए जगह क्या है? हवा में पैर रख सकते हैं क्या? परंतु ये 7 घोड़ों को चलते रहना, उस प्रकार के 7 घोड़े सूर्य भगवान के। और उसके लिए बागडोर चाहिए घुमाने के लिए। और ये बागडोर 14 सांप है, 2-2 सांपों का एक बागडोर बन जाता है। तो एक एक घोड़े के 2-2 सांपों का एक बागडोर, इस प्रकार 14 सांपों से 7 जोड़ी बागडोर ये सारथी पकड़ रहा है। इसलिए ये उनकी रश्मियां बागडोर सांप है। और घोड़े वायु में दौड़ना है। और एक रथ, एक चक्र है। और सारथी के पैर भी नहीं, तो भी सूर्य भगवान
कब प्रारंभ किया ये यात्री भगवान जाने, आज तक चलता रहता है। इसको कहते हैं कर्मरत रहना। तो उदाहरण है सूर्य भगवान जैसे कर्मरत रहना हमको। इसलिए कहते हैं रात में भी सूरज चलता है, अन्यथा आज जो अस्त हुआ सूर्य का कल कैसे उदय होगा। रात में भी हो तो वो चलता है, हम नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार सदा कर्मरत सूर्य भगवान के जैसे हम हो, ये भी अपने कार्यकर्ता में गुण है। और एक गुण है हमेशा जागृत होना। जागृत संघ में आज्ञा है दक्ष, उसका अर्थ है जागृत होना। इसलिए सतत दक्षता जिसको हम कहते हैं, सतत दक्ष होना, नित्य दक्ष होना, कभी भी आलसी नहीं होना, हमेशा जागृत। विशेषतः ये सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ता अपने में कौन कौन है, सीमा के पार वो दुश्मन है कि मित्र है, उनकी चलन चाल क्या है, उनकी हालत क्या है, उनके मन में क्या है, और हमारे सीमा वाले लोग सोए हुए हैं क्या, वे जागृत है क्या। सबसे अधिक जागृतता सीमा वालों को ही होना चाहिए, दुश्मन वहीं से आ जाएगा। तो हमेशा जागृत होना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, उसको मैं अंग्रेजी में कहूँगा, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का मूल्य क्या है? स्वतंत्रता का मूल्य है नित्य जागरण, सतत जागृता, सतत जागरूकता, हमेशा पल पल जागते रहना। ये स्वतंत्र भारत की एक विशेषता है। ये विशेष गुण सबसे अधिक चाहिए अपने भारत की सीमा रेखा पर जो रहते हैं उनको। इसके बारे में विशेष ज्ञान सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ता को करना चाहिए। ये जागरण भी हमको चाहिए। तो इस प्रकार के जो कार्य, ये गुण है और इन गुणों से संपन्न कार्यकर्ता होना चाहिए। और आखिर एक ही बिंदु बताकर मैं समाप्त करने वाला हूं, वह क्या है? ये पूरा का काम अत्यंत सजगता से ध्यान देकर इसमें राजनीति का मिश्रण न हो, ये देखना चाहिए। राजनीति में जो है वो राजनीति का काम करे, उनके बारे में मेरी शिकायत नहीं। उनको वो क्षेत्र दिया, वो क्षेत्र उसमें वे काम करेंगे, गलत क्या है? तो जो राजनीति के लिए काम करने वाला राजनीति में काम करे, परंतु हमारा काम वो नहीं। हमारा काम दूसरा है। हमारा काम अपना अपना क्षेत्र, उसका स्वभाव क्या है, उसकी सीमा क्या है, मर्यादा क्या है, उसके विशेष स्वभाव क्या है, उससे समाज में अपेक्षित क्या है, मेरे काम से समाज में कौन सा परिवर्तन मुझे लाना चाहिए, इन बातों में बारीकी से सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना। अन्यथा अनुकूल समय होने के कारण, मन की छोटी सी दुर्बलता के कारण, अगर अपने कार्यकर्ता बंधु अपने कार्य शैली में और कार्य में राजनीति का अनावश्यक मिश्रण किया, तो हमको भी खतरनाक, काम को भी खतरनाक, अंततोगत्वा राजनीति को भी खतरनाक। तो ये कृपया इससे हम स्वयं बचे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैंने जो मन में आया उस प्रकार के 4-5 गुणों के बारे में आप लोगों के सन्मुख मेरे विचार रखे। और अभी मुझे समय भी होने के कारण मुझे मेरे विचारों का विराम देना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से, मेरे वाणी से मैं विराम ले रहा हूं। और अपने वहां के अधिकारी
अनुमति देते आप लोगों को प्रश्न करने की, तो मैं भी यहाँ तैयार हूँ उत्तर देने के लिए। परंतु प्रश्नोत्तरी का काम लेना कि नहीं, वहां बैठे अपने संघ के अधिकारी तैयार करें। मेरी ओर से मैं तैयार हूँ, बाकी सब आपके ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर। तो आप लोगों को संघ में धन्यवाद हम नहीं देते हैं, परंतु मेरा आनंद प्रकट करके मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। भाई बहनों को नमस्कार। बौद्धिक में आके माननीय हरि जी हमें जो विचार रखा, उससे हम बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने व्यस्त जीवन के सूची से समय निकलकर हमारे बीच आके बहुत अच्छा बौद्धिक प्रदान किया। इसीलिए सीमांत चेतना मंच के नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट मैं प्रतिमा नियोगी सीमांत चेतना मंच से आपके आभार व्यक्त करती हूँ, और आज जो भाग लिए है सबको मैं धन्यवाद प्रदान करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार।